बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यानी कि वैद्युत रसायन में एक टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि विद्युत विभव और मानक विभव का माप। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसको कैसे नापा जाता है, कैसे इसका मापन किया जाता है, हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, ठीक, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि जब कोई मेटल रॉड को, है ना, उसी मेटल के आयनिक सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो मेटल और आयंस के बीच, है ना, एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि विद्युत विभव कहा जाता है। ऐसा हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है कि जब उस आयनिक सॉल्यूशन का जो सांद्रता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, उस मेटल आयन का, अगर उस आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, जो आयनिक विलयन है उस मेटल का, है ना, उसके विलयन में अगर आयन की सांद्रता 1 मोल हो, ठीक है, और टेम्परेचर अगर 298 केल्विन रखा जाए यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस अगर रखा जाए, तो उस कंडीशन में, और अगर गैस यूज किया जा रहा है तो उस गैस का प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेरिक रखा जाए, तो ऐसे कंडीशन में मेटल और आयनिक सॉल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, है ना, उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि मानक विद्युत विभव कहा जाता है। ऐसा हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए, जैसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना, फिगर बना देते हैं, समझ में आएगा। ये मान लीजिए कोई हाफ सेल है ना, हमें गैल्वेनिक सेल बनाना है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल बनाना है तो 2 हाफ सेल्स लेते हैं, 2 अलग अलग, है ना, कंटेनर्स में। एक मेटल लेते हैं, दूसरा मेटल, एक मेटल का जो आयनिक सॉल्यूशन होता है एक कंटेनर में रखते हैं, और दूसरे मेटल का आयनिक सॉल्यूशन जो है एक कंटेनर में रखते हैं, और इसको क्या करते हैं कि साइड ब्रिज से जोड़ देते हैं। ठीक है, और जो आउटर कनेक्शन है उसको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा आप लोगों ने गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर में देखा है। ठीक, तो अब जरा यहाँ पे बात समझने वाली बात है, जैसा आप लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि एक, है ना, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे पर रिडक्शन होता है। ठीक है ना, यानी कि एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और दूसरे पर अपचयन की क्रिया होती है। ऐसा आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। ठीक, तो अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि हम इसको नापेंगे कैसे, है ना, इसका वोल्टेज कैसे नापेंगे, क्योंकि पोटेंशियल का जो यूनिट है यानी कि विभव की जो इकाई है वो हमेशा वोल्ट में नापी जाती है। ठीक है, तो कितने वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, कितने वोल्ट का विभव इस पर क्रिएट हो रहा है ना, इस सेल का विभव क्या है, स्टैंडर्ड मानक विभव क्या है। ठीक है, तो उसको हम कैसे नापेंगे, हमें इसी बात को समझना है इस वीडियो में। ठीक है, अच्छा, तो अब चूंकि ये देखिए कि ये यहाँ पे किसी एक इलेक्ट्रोड पर हमने इस पे इंडिकेट नहीं किया है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो
ऑक्सीडेशन यानी कि आपका एनोड कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसको एनोड कहा जाता है, और जिस पर रिडक्शन यानी कि अपचयन की क्रिया होती है उसको कैथोड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, क्या ये संभव है कि अकेले ऑक्सीकरण की या अकेले अपचयन की क्रिया कराई जा सके? क्या सिंगल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैन टेक प्लेस, है ना? ये संभव नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की जो अभिक्रिया है और अपचयन की जो अभिक्रिया है ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक है, ठीक है, और दोनों एक साथ होती हैं, ठीक है, दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, मान लीजिए कि आपने ये जिंक रॉड ले लिया, ठीक है, ये जिंक रॉड ले लिया, ठीक। तो जिंक जो है, जिंक मेटल क्या होगा, ये जब ही जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन इसको डुबाएंगे तो क्या होगा, ये जिंक आयन में ऑक्सीकृत होगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जिंक क्या है, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक, यानी कि अपचयित, ठीक है ना, ये अपचयित रूप है, ठीक। और यहाँ पर जो कॉपर आयन है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपचयित हो जाता है, ये इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक, यानी कि ऑक्सीकृत रूप और अपचयित दोनों प्रेजेंट है। वही चीज यहां पर भी है, ये क्या है, ऑक्सीकृत रूप, ठीक, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक, ये हो गया। तो ये देखिए कि अगर यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड ये रिड्यूस्ड फॉर्म है तो ये इसका ऑक्सीडाइज्ड रूप है, ठीक है ना, ये इसका ऑक्सीकृत रूप है, यानी कि अगर इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों प्रेजेंट है ना। वही चीज यहाँ पर भी है। किसी भी अभिक्रिया में जब आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीकरण और अपचयन, जहाँ ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है या इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफरेंस होता है, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में क्या होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो अब जैसे एक रिएक्शन में आपको दिखा दूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि SnCl2 है और FeCl3, ठीक, ये क्या होता है कि ये SnCl4 में चेंज होता है और ये FeCl2 में चेंज होता है। इसको बैलेंस करेंगे तो ये दोनों यहाँ पे लिख जाएगा, ठीक। तो अगर इसको आयनिक फॉर्म में लिखा जाए तो इसको Sn प्लस Fe3 प्लस, ठीक, Sn4 प्लस और ये Fe2 प्लस, ठीक। तो अब देखिए कि यहाँ से ये रिडक्शन हो रहा है, इसको रिडक्शन हो रहा है यानी कि अपचयन हो रहा है, ठीक, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। तो ऑक्सीकृत है ना, ये इसका ये ऑक्सीकृत रूप है, वही कह सकते हैं कि ये इसका अपचयित रूप है टीन का, और ये क्या है कि इसका ऑक्सीडाइज्ड रूप है ना, और ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म है, अपचयित रूप, ठीक, यानी कि फेरिक का फेरस में अपचयन हो रहा है और स्टेनस का स्टेनिक में ऑक्सीकरण हो रहा है, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी है ना कोई भी क्रिया होती है तो ऑक्सीकरण और अपचयन की दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। इस तरह से केवल
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को या फिर रिडक्शन पोटेंशियल को अलग अलग नापना संभव नहीं है। कहने का मतलब, अब जरा एक चीज और भी बता दूं, उसका भी नाम आ गया कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है ना, उस पर है ना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, तो उस पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाता है। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है उस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक, अच्छा, दूसरी बात आप ये भी जान लीजिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, इन दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आंकिक मान एक समान होते हैं। ये अलग बात है कि इनका साइन यानी कि चिन्ह अपोजिट होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक, अगर एक का पॉजिटिव साइन होगा तो दूसरे का नेगेटिव साइन होगा, लेकिन वैल्यूज एक समान होगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू एक समान होगा। ठीक है, ये इसके कुछ बेसिक्स थे। अब देखते हैं कि कैसे इसको नापा जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने बताया कि किसी एक इलेक्ट्रोड का, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना, विद्युत विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि मानक अपचयन विभव नापना संभव नहीं। ठीक है, किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव या सिंगल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव नापना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों पर है ना, दोनों एक इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे तो कहीं एक पर ऑक्सीकरण होगा, दूसरे पर अपचयन होगा। तो किसी सिंगल का है ना, क्योंकि अकेले ऑक्सीकरण की या अकेले अपचयन की अभिक्रिया कराना संभव नहीं है। अभी आपने देखा एग्जाम्पल, उदाहरण देखा आपने कि अकेले ऑक्सीकरण हो जाए या अकेले अपचयन हो जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में उसके ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों रूप होते हैं। ठीक है, तो अकेले, अच्छा, अभी आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा कि अगर सिंगल इलेक्ट्रोड से बना हुआ है ना कोई ये निकाय हो, है ना, तो उसको अर्ध सेल कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक अर्ध सेल है, हाफ सेल है। ठीक, तो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापना संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इन्हीं दो हाफ सेल्स को आपस में जोड़ करके एक कंप्लीट सेल बना दिया जाए, है ना, तो उसका सेल का विभव, है ना, एक सेल बनेगा, उस सेल का विभव नापा जा सकता है। ठीक, और उस सेल से किसी एक इलेक्ट्रोड यानी कि एक अर्ध सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसको नापा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसको नापने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है, यानी कि एक मानक इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। ठीक है ना, और वो मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। ठीक, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। ठीक, तो अब हम ये जानेंगे कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, और इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किसी सेल का विभव या किसी इलेक्ट्रोड का विभव कैसे नाप सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने ये समझा है ना कि ये कैसे हम इसको नाप सकते हैं। ठीक, तो पहले सबसे पहले हम इसके, अच्छा ठीक है, आज यही वीडियो अपलोड करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में हम सब चीज़ बताएंगे। ठीक है, इसको हम अपना सिखा देंगे। आज के लिए धन्यवाद।